हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफ टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 46 से 70 तक करेंगे व्याख्या के साथ। कल हम लोगों ने कुछ अभिलेख किए हैं गुप्त काल के, कुछ शेष रह गए, तो आज उसे जो है कर लेते हैं। साथ ही साथ चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले अभिलेख कर लेते हैं। देखिए, मनकुंवर अभिलेख जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। इसमें जो है बुद्ध प्रतिमा के नीचे भाग पर बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है। गढ़वा के 2 शिलालेख जो है इलाहाबाद में मिले हैं। इसमें स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। ठीक है। कुमारगुप्त के बंगाल के धनदय, दामोदरपुर एवं वैग्राम ताम्रपत्र मिले हैं। दामोदरपुर को गुप्त काल में पुंड्रवर्धन कहा जाता था। ठीक है। स्कंदगुप्त के अभिलेख देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। गिरनार के पूर्वपति थे चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के समय जो है सुदर्शन झील का जो बांध था टूट गया था। इसी वजह से जो है इसका मरम्मत करवाया गया था चक्रपालित द्वारा। और चक्रपालित ने ही सुदर्शन झील के पास ही एक विष्णु मंदिर बनवाया था। भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये स्थित है। इस अभिलेख में पुष्पमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। कोहौम स्तंभलेख ये जो है लेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसमें वर्णन है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों के प्रतिमा का निर्माण करवाया था। सूपिया का लेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसमें जो है गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। इंदौर ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इस ताम्रपत्र में सूर्य पूजा का उल्लेख है। एरण अभिलेख ये जो है 510 ईस्वी का भानुगुप्त का अभिलेख है। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। ये सती प्रथा के साक्ष्य का पहला अभिलेख है एरण अभिलेख। ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका शासनकाल था 319 से 335 ईस्वी, इन्हें ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 319 ईस्वी में इन्होंने नया संवत चलाया था। इसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा अभिलेख है, जो कल के वीडियो में हमने किया था, उसमें इसका वर्णन है। ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और इस उपलक्ष्य में विवाह प्रकार या राज दंपति प्रकार का इन्होंने सिक्का चलवाया। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करसापण, ऑप्शन नंबर बी दिनार, ऑप्शन नंबर सी निस्क, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 47, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करसापण, ऑप्शन नंबर बी दिनार, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी निस्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक नाम दिया गया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी घटोत्कच ने, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। व्याख्या देखते हैं। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। प्रश्न नंबर 49, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी शौर सेनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे।
प्रश्न नंबर 50, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए एरण से, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ से, ऑप्शन नंबर सी मंदसौर से, ऑप्शन नंबर डी सांची से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 51, गुप्त संवत की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी घटोत्कच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। पिछले वीडियो में हमने जब अभिलेख कराया था तो उसमें मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 52, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सम्राट, सूची 2 विरुद्ध। ए अशोक, उसके सामने दिया है पर क्रमांक। बी समुद्रगुप्त, उसके सामने दिया है प्रियदर्शन। सी चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके सामने दिया है क्रमादित्य। डी स्कंदगुप्त, उसके सामने दिया है विक्रमादित्य। तो चलिए मिलान करते हैं। अशोक को जो है प्रियदर्शन से मिला देते हैं, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक से मिला देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य से और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य से मिला देते हैं। तो क्या ऑप्शन बनेगा। सही मिलान होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 2 1 4 3 है ना, तो यही जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अशोक, प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त, पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। प्रश्न नंबर 53, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार युग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन युग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहाँ के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 54, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। प्रश्न नंबर 55, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी सुंग, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। प्राचीन भारत में गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे इस प्रकार हैं। महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी चोलों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में भी नहीं। किसी भी काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी नहीं थी। क्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी
स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती। प्रश्न नंबर 57, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन नंबर ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन नंबर डी उपज का आधा भाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। प्रश्न नंबर 58, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। प्रश्न नंबर 59, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन नंबर ए उपज का आधा भाग, ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर सी उपज का 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर डी उपज का 1/4 भाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का छठा भाग था। प्रश्न नंबर 60, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन नंबर बी सिंचित भूमि, ऑप्शन नंबर सी घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन नंबर डी जोती हुई भूमि, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। देख लेते हैं। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। प्रश्न नंबर 61, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा दोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए भूमाप, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, ऑप्शन नंबर सी नगर की भूमि का वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक अनुष्ठान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमाप। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा दोणवाप शब्द भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यवाप, द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाइयाँ थीं। प्रश्न नंबर 62, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए सैन्य अधिकारियों को, ऑप्शन नंबर बी सिविल अधिकारियों को, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों को, ऑप्शन नंबर डी दरबारी विद्वानों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षिक था। प्रश्न नंबर 63, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ऑप्शन नंबर ए विदक भागम, ऑप्शन नंबर बी हिरण्य, ऑप्शन नंबर सी उदरंग, ऑप्शन नंबर डी उपरनिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत योगिन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। प्रश्न नंबर 64, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए तांबे के बर्तनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, ऑप्शन नंबर सी लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु, ऑप्शन नंबर डी हाथी दांत के काम हेतु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 65, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ऑप्शन नंबर ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ, ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान,
ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में विख्यात थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घंटाशाला, कदुरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहाँ से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटाशाला एवं कदुरा जहाँ पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। प्रश्न नंबर 66 तोरमाड़ किस जातीय दल का था? ऑप्शन नंबर ए सीथियन, ऑप्शन नंबर बी हूण, ऑप्शन नंबर सी यूची, ऑप्शन नंबर डी शक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हूण। तोरमाड़ हूण जातीय दल का था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए बुद्धगुप्त, ऑप्शन नंबर बी यशोधर्मन, ऑप्शन नंबर सी शशांक, ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर वर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यशोधर्मन। यशोधर्मन ने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। प्रश्न नंबर 68 चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? ऑप्शन नंबर ए युआन च्वांग, ऑप्शन नंबर बी फाहियान, ऑप्शन नंबर सी सुंग यून, ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंग यून। चीनी तीर्थयात्री सुंग यून ने जो है 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। प्रश्न 69 चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन नंबर ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 592 से 597 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ई उपरित में से कोई नहीं या उपरित में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 साल भारत वो रहा, तो यही जो है नियरेस्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प ए है, अतः उसे सही माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। कथन 2 है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। कथन 3 है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 3 सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। गुप्तों का जो प्रशासन था वो संघात्मक था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन 3 उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये जो है सही है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन 1 एवं 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो में कोई भी कंटेंट आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए बनाएं। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।